9 आकाशीय परतें एक्सुविया, हिस्टोरिया, जेफिरस, निर्वाण, इम्मॉर्टलिस, इन 5 प्रमुख क्षेत्रों ने दुनिया के हर विशेषज्ञ की ताकत को स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित किया। केवल वे लोग ही वास्तविक विशेषज्ञ माने जा सकते हैं जो इन 5 क्षेत्रों में प्रवेश कर चुके हैं। एक्सुविया का क्षेत्र वास्तव में एक दीवार थी जो कमजोर और मजबूत को विभाजित करती थी। यह एक स्वर्गीय दीवार की तरह थी जो लोगों के भारी बहुमत को प्रवेश करने से रोकती थी। हालांकि हिस्टोरिया, जेफिरस, निर्वाण और इम्मॉर्टलिस की अड़चनों को पार करना बहुत आसान नहीं था। एक्सुविया के क्षेत्र में प्रवेश करने और ध्यान के सच्चे सार को समझने के बाद अभी भी 4 और अड़चनें हैं जिन्हें पार करना है। इस प्रकार 5 प्रमुख क्षेत्रों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। बहुत कम लोग ही एक रैंक ऊपर वाले विशेषज्ञ को हरा सकते थे। इसके अलावा एक ही रैंक के बीच का अंतर भी काफी बड़ा था। जैसे कि एक निश्चित क्षेत्र के कनिष्ठ बनाम उसी क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ, उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। इसलिए लोगों ने हर क्षेत्र के लिए एक उपविभाग बनाया। उन्होंने इसे 9 दिव्य परतों में विभाजित किया। इस प्रकार एक्सुविया, हिस्टोरिया, जेफिरस, निर्वाण और इम्मॉर्टलिस, इन 5 प्रमुख क्षेत्रों में से प्रत्येक में 9 उपश्रेणियां थी। 5 प्रमुख क्षेत्र, हर क्षेत्र में 9 दिव्य परतें हैं। सम्राट का राज्य, अमरत्व का शिखर, यह वो परम राज्य है जिसके लिए हर साधक तरसता है। हालांकि प्राचीन काल से कितने लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम थे? रैंकिंग प्रणाली के अनुसार जियो चेन पहले ही एक्सुविया के दायरे में कदम रख चुका था। 5 प्रमुख क्षेत्रों को विस्तार से समझने के बाद वह गहराई से प्रभावित हुआ। इन 5 प्रमुख क्षेत्रों में अमरत्व शायद ही कभी प्रकट हुआ हो। जहाँ तक अधिकांश लोगों का सवाल है, वे बस एक पौराणिक अस्तित्व थे। निर्वाण के साधक बड़ी मेहनत से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रहे थे। उनसे सामना करना और भी कठिन था। उनका कोई भी निशान पाना लगभग असंभव था। शीर्ष 2 रैंक के अभ्यासी सांसारिक दुनिया में शायद ही दिखाई देते हैं। एक अर्थ में जेफिरस के विशेषज्ञ वास्तव में भयानक व्यक्ति थे। वे गुरुत्वाकर्षण का विरोध कर सकते थे और स्वतंत्र रूप से उड़ सकते थे, सांसारिक सार की शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे और विभिन्न प्रकार की दिव्य क्षमता रखते थे। ऐसा लगता था कि वे आसानी से एक पूरे क्षेत्र को मिटा सकते थे। परिणाम स्वरूप उन्हें देवताओं के रूप में सम्मानित किया गया। जियाओ चेन ने फॉल्न एंजल और सेक्रेड ड्रैगन के बीच लड़ाई देखी थी। वे वास्तव में इसी स्तर पर मौजूद है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भले ही वे फीनिक्स, पंख और गेंडा सीन की तरह दुर्लभ है, लेकिन उनमें से विशेषज्ञ केवल इसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। प्राचीन किंवदंती के अनुसार ये प्राचीन जातियां देवताओं की शाखाएं थी। हालांकि भले ही अमर लोगों की दुनिया में देवता स्तर के विशेषज्ञों को देखना संभव है, लेकिन वे शायद ही कभी लड़ाई में उतरेंगे। आखिरकार उनकी शक्ति बहुत भयानक है। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को व्यवहारिक रूप से नष्ट कर सकते हैं। जब वे वास्तव में अपनी चाल चलते हैं तो यह अनिवार्य रूप से मुख्य भूमि पर एक बड़ा हंगामा पैदा करेगा। डेमिगॉड विशेषज्ञ अक्सर अपने विरोधियों को डराते थे, उन्हें लड़ाई में शामिल होने से हतोत्साहित करते थे। इसके विपरीत हिस्टोरिया स्तर के विशेषज्ञ आम लोगों के ज्यादा करीब थे, इसलिए उन्हें उनकी लड़ाई देखने का मौका मिलता था। इसलिए हिस्टोरिया के अभ्यासी आम लोगों की नजर में युद्ध देवता के रूप में पूजनीय थे। 5 लोगों के विशेषज्ञों में से जिस पर सबसे अधिक सक्रियता से चर्चा हुई वह निस्संदेह एक्सुविया के अभ्यासी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ उत्कृष्ट युवा भी इस क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। युवाओं के इन समूहों के साथ इसे जीवंत किए बिना रहना मुश्किल होगा। ये विशेषज्ञ आम लोगों के सबसे करीब हैं। यान किन चेंग और लैंडे की क्षमताएं एक्सुविया क्षेत्र की 3री या 4थी आकाशीय परत के आसपास थी। उन्होंने पहले ही पहली बाधा को तोड़ दिया था। उन्हें कुछ युवा विशेषज्ञों में से एक माना जा सकता है। उनके पास वास्तव में अपने अहंकार का समर्थन करने की क्षमता थी। इम्मॉर्टलिस, हर अभ्यासी का सपना। जियो चेन ने एक गहरी सांस ली। हमारी नजर में अमरता का क्षेत्र एक ऐसा लक्ष्य है जिसे पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि उन अमर लोगों की नजर में यह एक नई शुरुआत हो सकती है। बौद्ध येजेन काफी भावुक लग रहा था। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक विचलित लग रही थी। शायद वे विशाल, लंबे समय से भूली हुई प्राचीन परिकथा की दुनिया की खोज कर रहे हैं। जियो चेन अमर दुनिया के इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए उसने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जानना चाहता था कि आयाम को विकृत करके मानव दुनिया से आए उन ऐतिहासिक पात्रों का क्या हश्र हुआ। डुगू क्यूबाई ने एक ही तलवार से पूरी दुनिया को उदासीनता से देखा और सूरज के नीचे सब कुछ नष्ट कर दिया। अब वो किस स्तर पर पहुंच गया है? स्वच्छ शरद ऋतु के पानी के साथ उसकी आड़ में और जैड उसकी हड्डी के रूप में। परिशेफ X1 कहाँ चली गई? सांसारिक बुद्धिमत्ता और कल्पित बौनों की त्वरित सोच के साथ आजकल जादूगरनी वान वान कहाँ है? और भी कई आंकड़े। बौद्ध येजेन पहले ही चकित अवस्था से बाहर आ चुका था। तीनों कंकाल अब मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे थे। वे आलस्य से अपने जोड़ों को फैला रहे थे। यानेलुओ वांग ने 360 डिग्री कलाबाजी भी की। उनके चेहरे पर मूर्खता का एक भी निशान नहीं बचा था। मूल रूप से जियो चेन इस जगह को छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके गहन अंतर्ज्ञान ने पता लगा लिया कि कई अभ्यासी वर्तमान में यहाँ आ रहे हैं। वे जानलेवा आभा का संकेत ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मारना चाहता था। सब कुछ सिंडिकेट ड्रैगन के लिए था। पास में एक युवा ड्रैगन के पंजे के निशान थे। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी विशेषज्ञ पौराणिक ड्रैगन राजा से लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का वध कर दिया। जियाओ चेन ने गंभीर रूप से हंसते हुए कहा, इस तरह की बात उसके लिए खुद से निपटने के लायक नहीं है। वह तीनों कंकालों के साथ जल्दी से पीछे हट गया। अपने पीछा करने वालों को झरने की ओर लुभाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने यान किन चेंग और लैंडे को उन्हें संभालने देने की योजना बनाई। आदिम जंगल हरा भरा और रसीला था। अगर किसी को पता चलता कि उनका पीछा किया जा रहा है तो उनसे दूर भागना बहुत आसान था। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद जियाओ चेन और तीनों कंकालों ने जल्दी से दिशा बदल दी, घने जंगल में गायब हो गए।
युवा ड्रैगन के पंजे के निशान इस क्षेत्र में और भी अधिक केंद्रित थे। 5 अभ्यासी जल्दी से यानकिन चेंग और लैंडे से टकरा गए। जियो चेन एक ऊंचे प्राचीन पेड़ की नोक पर खड़ा था। वह स्पष्ट रूप से एक ऊर्जा जनित तलवार किरण को जंगल में कहर बरपाते हुए देख सकता था। इसके तुरंत बाद संघनित ऊर्जा से बना एक विशाल क्रूर ड्रैगन आकाश में उड़ गया, एक गड़गड़ाहट की आवाज पैदा की और तलवार किरण को उलझा दिया। ये 2 जादूगरों के बीच लड़ाई की तरह लग रहा था। जियाओ चेन को विश्वास नहीं था कि स्पेल मास्टर्स की शक्ति किसी प्रतिष्ठित देवता से उत्पन्न हुई है। उनका मानना था कि वे प्राचीन मंत्र एक अनोखी स्वर्गीय आवाज विनियमन तकनीक थी जो सांसारिक सार के साथ संवाद करने में सक्षम थी। इस प्रकार वे सांसारिक सार को बुलाने और उसे अपनी इच्छानुसार उपयोग करने में सक्षम थे। स्वाभाविक रूप से ये केवल जियाओ चेन की इच्छाधारी सोच थी। लड़ाई बहुत तीव्र थी। पूरे जंगल में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी। कुछ बैंगनी बिजली वास्तव में जंगल में बेतहाशा नाच रही थी। बिजली की वजह से कई जंगल के पेड़ नष्ट हो गए। इसके तुरंत बाद झरने के नीचे जंगल में एक हल्की ब्लेड उल्का की तरह आगे पीछे चल रही थी। इसने पहाड़ के जंगल में पत्तियों को फड़फड़ाने के लिए मजबूर कर दिया और अनगिनत जंगल के पेड़ एक के बाद एक गिर गए। बिजली की रोशनी टिमटिमा रही थी। जंगल का आधे से ज्यादा हिस्सा नष्ट हो चुका था। कुछ मानव आकृतियां धुंधली सी दिख रही थीं। वहां वास्तव में लैंडे के खिलाफ लड़ने वाले 4 से 5 लोग थे और यानकिन चेंग ने अभी तक अपनी चाल भी नहीं चली थी। लड़ाई की शोर ने कई साधकों को आकर्षित किया। वे एक बाघ की तरह अपने शिकार को एक तरफ से देख रहे थे। रोआर कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ी ड्रैकोनिक ध्वनि प्रसारित हुई। कान फाड़ देने वाली ध्वनि तरंग ने पूरे पहाड़ी जंगल को हिला दिया और मृत पत्ते हवा में घूमने लगे। ये बहुत भयानक था। इसने पहाड़ी पक्षियों को भयभीत कर दिया, जिससे वे सभी लगातार आसमान में उड़ने लगे। कई जंगली जानवर हर दिशा में भाग गए। यह क्षेत्र अराजकता के दौर से गुजरा। एक क्रूर अजगर लड़ाई से परेशान था। वो इस क्षेत्र के बहुत करीब था। वो यहाँ से केवल 1 मील दूर घाटी में था। झरने के आसपास की लड़ाई तुरंत बंद हो गई। तीनों दल 3 अलग अलग दिशाओं में पीछे हट गए, जल्दी से पहाड़ के जंगल में गायब हो गए। दुष्ट अजगर ने उनका पीछा नहीं किया। वह केवल कुछ बार दहाड़ता रहा और अंत में शांत हो गया। उनकी कल्पना में खतरनाक स्थिति प्रकाश में नहीं आई। हालांकि जियाओ चेन के मन में कुछ और ही था। अगर उसे यहाँ से जाना था तो उसे उस घाटी से होकर गुजरना होगा। वह दुष्ट ड्रैगन की स्थिति का पता लगाने जा सकता है। शायद वहाँ कोई अच्छा आश्चर्य मिल जाए। घाटी बहुत चौड़ी नहीं थी। यह 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं थी। घाटी में पेड़ बहुत कम थे। बमुश्किल कुछ दर्जन ऊंचे प्राचीन पेड़ थे। बाकी इलाकों को क्रूर ड्रैगन ने समतल कर दिया था। घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। जैस पर अंडा एक गहरे हरे रंग का खतरनाक अजगर एक शैतानी आभा बिखेर रहा था। वो घाटी में धीरे धीरे घूम रहा था। उसके शरीर की लंबाई 20 मीटर तक हो सकती थी। वो 10 मीटर जितना ऊंचा था। उसका शरीर हाथी जितना भारी लग रहा था, लेकिन जाहिर है उसका शरीर हाथी से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसकी गर्दन एक विशाल सांप जितनी लंबी थी। वो लगभग 8 मीटर लंबी थी। उसका ड्रैकोनिक सिर भी सांप के सिर जैसा ही था, बस उसमें एक बेमिसाल नुकीला सींग था। उसकी दुम भी उतनी ही डरावनी थी। वो एक विशाल छिपकली की दुम जैसी दिख रही थी। वो लगभग 10 मीटर लंबी थी। हाथी जैसा शरीर, सांप जैसा सिर। उसका पूरा शरीर गहरे हरे रंग के शिल्कों से ढका हुआ था, जो बर्फ और पाले की तरह चमक रहा था। वो बहुत ही भव्य और भयंकर लग रहा था। उस क्रूर जानवर द्वारा छोड़ी गई भयावह आभा ने पूरी घाटी को भर दिया था। इसने सभी पक्षियों और जानवरों को इस क्षेत्र से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। ये पौराणिक हाथी ड्रेको है। भले ही यह अत्याचारी ड्रैगन और 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन जैसे भयंकर ड्रैगन के बराबर नहीं था, फिर भी यह पवित्र ड्रैगन जितना ही शक्तिशाली था। हालांकि इस सीलबंद ड्रैगन द्वीप पर यह अब अपनी पौराणिक दिव्य शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। ये केवल अपनी क्रूर शक्ति पर भरोसा कर सकता है। हालांकि अपने शक्तिशाली शरीर के साथ साथ अपनी अत्याचारी ड्रैकोनिक ताकत के साथ भले ही इसने सभी प्रकार की दिव्य शक्ति खो दी हो, लेकिन ये बहुत प्रभावित नहीं हुआ। ये केवल दूर से हमला नहीं कर सकता था। यह अभी भी नजदीकी लड़ाई में एक देवता जितना शक्तिशाली है। शायद जो अभ्यासी देवताओं के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, वे इस पर एक छोटी सी खरोंच भी नहीं छोड़ सकते। घाटी के बीचों बीच एक जंगल है जो बहुत समय पहले नष्ट हो गया था। नष्ट किए गए जंगल के पेड़ों का इस्तेमाल एक साधारण ड्रैगन घोंसला बनाने के लिए किया गया था। दूर से देखने पर घोंसले के भीतर वास्तव में कई जैद जैसे ड्रैगन अंडे थे। ड्रैगन अंडे हरे जैद की तरह साफ थे। अंडों से चमकदार चमक निकल रही थी। चारों ओर एक हरा कोहरा छाया हुआ था, जिससे वो जगह एक दिव्य चमक से चमक रही थी। जियाओ चेन और 3 कंकाल घाटी के किनारे खाई के ऊपर खड़े थे। वे घाटी में सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते थे। एलिफेंट्स ड्रेको ने वास्तव में कई ड्रैगन अंडे दिए। ये सवाल नहीं था कि कितने ड्रैगन अंडे दिए गए थे, बल्कि यह कि उसने कितने समय पहले अंडे दिए थे। किंवदंतियों के अनुसार पैट्रिक ड्रैगन और सिंडिकेट ड्रैगन जल्द ही दिखाई देंगे। ये गारंटी देना मुश्किल है कि यह एलिफेंट्स ड्रेको की बात की पीढ़ियों से नहीं उभरेगा। बैंग बैंग बैंग, धरती के कांपने की आवाज घाटी के अंदरूनी हिस्से से आ रही थी। हाथी ड्रेको भारी कदमों से घाटी के बाहर की ओर चल रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद पहाड़ी जंगल से एक जंगली हाथी की चीख सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद हाथी ड्रेको एक विशाल हाथी को घसीटकर घाटी में वापस ले आया। वह घाटी में लेट गया और अपने भोजन का आनंद लेने लगा। यह दृश्य कुछ हद तक खूनी था। इसे देखकर बीमार होने जैसा लगता है। इससे कुछ ही दूरी पर हड्डियों का एक बड़ा ढेर था। यह शायद उन जानवरों के अवशेष होंगे जिनका शिकार उसने भोजन के लिए किया था। वो दुष्ट अजगर बहुत निर्दयी था। कुछ ही समय में उसने पूरा हाथी निगल लिया। ऐसा लगा कि अभी उसका पेट नहीं भरा है। उसने अपना विशाल शरीर हिलाया और फिर घाटी से बाहर चला गया। इस बीच जियाओ चेन ने देखा कि यानकिन चेंग, लैंडे और 7 अन्य अभ्यासी ड्रैकोनिक दहाड़ से आकर्षित थे।
वे घाटी के ठीक बाहर पहाड़ी जंगल से निरीक्षण कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि इस घाटी में कोई युवा ड्रैगन है या नहीं। जियो चेन ने तीनों कंकालों से संवाद करने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से उसे लगातार बात करने की जरूरत थी और अपने हाथों से इशारे करने की जरूरत थी। वह तीनों कंकालों की आवाज नहीं सुन पा रहा था। इस चट्टान से नीचे उतर जाओ, प्रत्येक व्यक्ति एक ड्रैगन अंडा ले जाएगा। क्लैक क्लैक। तीनों कंकाल हैरान थे क्योंकि उन्होंने अपने जबड़े खोले और बंद किए। मैं उन क्रिस्टल साफ चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जो दिव्य चमक उत्सर्जित करती है। जियो चेन ने अपनी उंगली का इस्तेमाल ड्रैगन घोंसले के भीतर उन ड्रैगन अंडे को इंगित करने के लिए किया। अल्पविराम अल्पविराम। वह चाहता था कि वे ड्रैगन के अंडे चुराने जाएं। तीनों कंकाल बहुत अनिच्छुक थे। वे जानते थे कि हाथी और ड्रेको को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि अंत में उन्हें जियाओ चेन ने मना लिया। वे फुर्ती से चट्टान से नीचे उतरे। जियाओ चेन ने घाटी के प्रवेश द्वार को घबराहट से देखा, तीनों कंकालों पर नजर रखी। पिछली बार तीनों कंकाल चाहते थे कि जियाओ चेन किसी भी तरह से दिव्य अंकुर को खो दे। इस बार बराबरी मानी जा सकती है। किवांग वांग और अन्य दो बहुत तेज थे। उन्होंने घाटी में केवल 3 सफेद रोशनी की धारियां छोड़ी। वे एक पल में ड्रैगन के घोंसले के करीब पहुंच गए। तीनों कंकालों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनमें से प्रत्येक ने एक चक्की के आकार का जैस्पर ड्रैगन अंडा ले लिया और एक चोर की तरह भाग निकले। दहाड़। हाथी ड्रेको की दहाड़ दूर के पहाड़ी जंगल से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हाथी ड्रेको ने पहले ही अपने शिकार को मार दिया हो। जियो चेन ने घबराहट में चट्टान के ऊपर से आसपास के माहौल को देखा। लुनहुई वांग और अन्य दो कंकालों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके गधे में आग लगा दी गई हो। उन्होंने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। सौभाग्य से घाटी 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं थी। ये बहुत चौड़ी नहीं थी। सफेद रोशनी की 3 धारियां बिजली की गति से चट्टान के नीचे पहुंच गईं। तीनों कंकाल बहुत मजबूत थे। उन्होंने एक हाथ से विशाल ड्रैगन अंडे को उठाया और तेजी से चट्टान पर चढ़ गए। जिस समय वे चट्टान पर चढ़े, घाटी के प्रवेश द्वार से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। धरती थोड़ी हिली। प्रभावशाली हाथी ड्रेको ने एक विशाल बाघ को जो लगभग 5 से 6 मीटर लंबा था, घाटी में वापस खींच लिया। तीनों कंकालों में डर समाया हुआ था। किवांग वांग अपनी छाती को ऐसे थपथपा रहा था जैसे कोई इंसान करता है। ये बिल्कुल भी कंकाल जैसा नहीं लग रहा था। ये स्पष्ट रूप से गहरी भावनाओं से भरा हुआ इंसान था। भले ही हाथी ड्रेको और 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, उनके ड्रैगन अंडे लगभग एक ही आकार के थे। दोनों एक चक्की के पत्थर जितने बड़े थे। शानदार चमक ने चट्टान के ऊपर के पौधों को रोशन कर दिया। क्रिस्टल साफ अंडे का छिलका जेडाइट जितना सुंदर और चमकीला था। शानदार आभा धीरे धीरे पहाड़ी जंगल के चारों ओर घूम रही थी। शब्दों में वर्णन करना भी संभव नहीं है कि यह कितना चमत्कारी था। जियाओ चेन ने तीनों कंकालों से ड्रैगन के अंडों को पहाड़ के जंगल के पीछे की ओर ले जाने को कहा ताकि नीचे बैठे ड्रेको हाथी को बहुरंगी रोशनी का पता न चले। ये वास्तव में एक स्वर्ग से भेजा गया अवसर था। विशाल बाग के आधे से ज्यादा हिस्से को चीरने के बाद हाथी ड्रेको को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वह ध्यान से ड्रैगन के घोंसले की ओर बढ़ा। अचानक घाटी से दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ सुनाई दी। भयानक ड्रैगन की दहाड़ आसमान में गूंज उठी। मूल रूप से 5 जैस्पर ड्रैगन अंडे थे। अब वे केवल 2 ही बचे हैं। हाथी ड्रेको उन्मत्त हो गया। वह घाटी के चारों ओर तेज गति से भागा, जिससे घाटी लगभग हिलने लगी। एक अतुलनीय उग्र दहाड़ के बाद वो पागलों की तरह घाटी से बाहर निकल गया। घाटी के बाहर पूरी तरह से अराजकता थी। हाथी ड्रेको पहले से ही आदिम जंगल में भाग गया था। उसके रास्ते में आने वाले सभी पेड़ गिर गए थे और उलट गए थे। हवा में पत्तियां घूम रही थी। हजारों जानवर सभी दिशाओं में भाग रहे थे। हाथी ड्रेको के लिए इस तरह से पागल हो जाना दुर्लभ था। वह इस क्षेत्र का अधिपति था। मैदान में सभी जानवर और हवा में पक्षी अव्यवस्था में भाग गए, जिनमें कई भयंकर दिखने वाले विदेशी जानवर भी शामिल थे। घाटी में सिंडिकेट ड्रैगन को खोजने की उम्मीद में घुसे सभी साधकों को श्राप देने की इच्छा हुई। ये कैसे हुआ? वो कौन था जिसने हाथियों को भड़काया? ड्रेको? क्या ये हो सकता है कि घाटी के भीतर वास्तव में एक युवा ड्रैगन राजा था, जिसे पकड़ने के लिए कोई घाटी में घुसा और इस क्रूर ड्रैगन ने उसे पकड़ लिया? इस समय वे ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे सिर्फ अपनी पूरी ताकत से भाग सकते थे। वे चाहते थे कि उनके पास एक जोड़ी पंख होते। ये हाथी ड्रेको बहुत भयानक था। इसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो जाती थी। ये व्यावहारिक रूप से एक बहुत बड़ी हत्या मशीन थी। यान किंग चेंग और लैंडे का भी यही हश्र हुआ। इस समय वे दोनों भी अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ थे। तबाही मचाने वाले क्रूर ड्रैगन के अलावा यह क्षेत्र कई चौंका देने वाले जानवरों से भी भरा हुआ था। उनकी स्थिति बेहद खतरनाक थी। वे दोनों भागने के लिए जानवरों की सेना में शामिल हो गए। हाथियों की शक्ति ड्रेको उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसे कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अराजकता के रूप में वर्णित कर सकता था। जानवरों की दहाड़ ने स्वर्ग को हिला दिया था। पहाड़ के जंगल पहले कभी नहीं देखे गए थे। हवा में मृत पत्तियां घूम रही थी। सभी तरह के जीव हर दिशा में भाग रहे थे। अगर यान किंग चेंग और बाकी लोगों को पता चल गया कि यह जियाओ चेन ही था जिसने ये गड़बड़ी की, तो वे निश्चित रूप से उसे टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाएंगे। अभी वे सभी एक खतरनाक स्थिति में फंसे हुए थे। दूसरी तरफ पहाड़ी जंगल पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, लेकिन घाटी के पीछे का आदिम जंगल अभी भी पहले की तरह शांत था। जियो चेन ने तीनों कंकालों को भागने का मौका दिया। वो उनके पीछे हटने को कवर करने के लिए पीछे रह गया। यानलुओ वांग, किवांग वांग और लुनहुई वांग प्रत्येक ड्रैगन के अंडे लेकर भाग रहे थे और बिना कोई निशान छोड़े भाग रहे थे। वे बिजली की गति से मौत के दलदल की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर कि सब कुछ सामान्य है, जियो चेन भी जल्दी से पीछे हट गया। उसने ये देखना जारी नहीं रखा कि हाथी ड्रेको यान किंग चेंग और बाकी लोगों को मार सकता है या नहीं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अराजक पहाड़ी जंगल को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दिया जाए। आखिरकार वो मुख्य अपराधी था। यान किंगचेन, लैंडे और बाकी लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही परेशान करने वाला है। हालांकि जियाओ चेन के लिए ये दिन बहुत ही ताजगी भरा और बेपरवाह दिन है। इसे यान किंगचेन और लैंडे के ताने का अप्रत्यक्ष जवाब भी माना जा सकता है। जब तक जियाओ चेन मौत के दलदल में वापस लौटा, तब तक सूर्यास्त की चमक पश्चिमी क्षितिज पर छा चुकी थी। बादलों की एक बड़ी संख्या ने पूरे आकाश को चमकदार लाल बना दिया था। दिन पहले से ही देर हो रही थी। इस घातक दलदल को अपना अस्थायी निवास बनाने का कारण ये था कि यहाँ एक मरे हुए राजा है जो तब तक नहीं हिलेगा जब तक कि कुछ बड़ा न हो जाए। ये राक्षसों को डरा सकता है, जिससे वे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसके अलावा तीनों कंकाल इस क्षेत्र से अधिक परिचित है। अगर उन्हें कोई खतरा होता है तो ये स्थान एक बहुत अच्छे बफर जोन के रूप में कार्य कर सकता है। तीनों कंकाल बहुत पहले वापस आ गए थे। 3 क्रिस्टल क्लियर जैस्पर अंडे दलदल में ही रहने के लिए बनाए गए थे। वे वास्तव में अंडों को मल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और उसके ऊपर बैठ गए। वे वास्तव में अनोखे हैं। जियो चेन की उम्मीद के मुताबिक दिव्य अंकुरण से जड़ जमाए गए विशाल वृक्ष मुरझाकर नहीं मरा। इसके विपरीत इसके पत्ते पन्ने जैसे हरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हल्के हरे रंग की चमक की एक परत टिमटिमा रही हो। आसपास का वातावरण घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। यह विशाल वृक्ष के चारों ओर के दलदल को जीवन शक्ति से भर देता है। जियाओ चेन को एक पल में समझ आ गया कि दिव्य अंकुर बिल्कुल भी डरावना नहीं था। ये केवल विशाल वृक्ष की जीवन शक्ति को अवशोषित नहीं करता था, बल्कि लाभ भी प्राप्त करता था। अपने अस्तित्व के साथ विशाल वृक्ष उच्च गति से सांसारिक सार को खींच सकता था। अतीत की तुलना में ये कई गुना तेज है। पिछली बार विशाल वृक्ष के सूखने का कारण संभवतः जियाओ चेन और 3 कंकाल थे। उनमें से 4 ने अधिकांश ऊर्जा खींच ली। उनकी मांग आपूर्ति से अधिक हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन वृक्ष का पतन हो गया। लुनहुई वांग और अन्य 2 ड्रैगन के अंडों पर बैठे थे। उनकी आंखों की कोठरियों में आध्यात्मिक प्रकाश चमक रहा था। वे अधीरता से पौधे के चारों ओर घूमती 7 रंगों वाली चमक को देख रहे थे। जियो चेन ने उन्हें बारी बारी से मनाने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को नहीं मारना चाहिए। 3 ड्रैगन अंडे हरे रंग की चमक के साथ चमक रहे थे। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सूर्यास्त की चमक फीकी पड़ने के बाद जियाओ चेन और तीनों कंकाल दलदल के किनारे के जंगल क्षेत्र में पहुंचे। किंगवांग वांग और अन्य लोग मरे हुए लोगों के धुएं से प्रभावित नहीं थे, लेकिन अगर जियाओ चेन लंबे समय तक इसके संपर्क में रहे तो वे निश्चित रूप से इसे सहन करने में असमर्थ होंगे। चमकदार पवित्र वृक्ष और चमचमाते ड्रैगन अंडे एक दूसरे को खूबसूरती से सजा रहे थे। इससे जंगल में आध्यात्मिक ऊर्जा सघन हो गई। चमक पानी की लहरों की तरह बह रही थी। तीनों कंकाल क्रिस्टल पत्थर की शक्ति और पवित्र वृक्ष के चारों ओर फैली शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे। हालांकि वे ड्रैगन अंडे की जीवन ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन अंडे में बहुत अधिक मात्रा में जीवन ऊर्जा थी। इसलिए उन्हें इसे एक कदम और परिष्कृत करने की आवश्यकता थी ताकि इसे शुद्ध ऊर्जा में बदला जा सके जिसे वे अवशोषित कर सकें। यानलुओ वांग और अन्य 2 ने बहुत बढ़िया काम किया। जियो चेन ने उन्हें एक एक करके छोटे पवित्र वृक्ष से ऊर्जा को अवशोषित करने दिया और दिव्य अंकुर को ठीक होने के लिए कुछ समय दिया। उन्हें उम्मीद थी कि पर्याप्त सांसारिक सार को संचित और परिष्कृत करने के बाद छोटा पवित्र वृक्ष एक कदम और बढ़ सकता है। इसके अलावा जियाओ चेन ने तीनों कंकालों को अपने पास रखे हुए बाकी बचे कुछ दर्जन उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर दे दिए। इससे तीनों मरे हुए प्राणी इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने लगातार कुछ कलाबाजियां की। जियाओ चेन ने जितना ज्यादा समय इन कंकालों के साथ बिताया, उसने पाया कि इन तीनों में जोश की कोई कमी नहीं थी। इसके विपरीत वे बहुत जिंदादिल हैं। रात के समय जंगल के चारों ओर एक चमकदार चमक छाई हुई थी। जियाओ चेन ने ड्रैगन के अंडों में से एक को विभाजित किया। एक असीम जीवन ऊर्जा एक पल में एक बड़े क्षेत्र में फैल गई। यह एक छोटे हाथी ड्रेको में बदल गई। इसने एक धमकी भरा इशारा किया और खुद को जियाओ चेन पर फेंक दिया। इसे जियाओ चेन ने जल्दी से पकड़ लिया और अपने शरीर में ले लिया। एक बार ऐसा अनुभव करने के बाद ये पिछली बार जितना दर्दनाक नहीं था। भयंकर ड्रैगन की जीवन ऊर्जा को परिष्कृत करते हुए उसने असीम ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर प्रसारित करने का मार्गदर्शन किया। एक ड्रैगन का अंडा बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन उसके भीतर मौजूद जीवन ऊर्जा अथाह थी। आखिरकार ये भविष्य में एक क्रूर ड्रैगन में बदल जाएगा। एक अटूट हरी दिव्य चमक ने जियाओ चेन को अपने भीतर लपेट लिया। यह एक जलती हुई दिव्य लौ की तरह धड़क रहा था। जीवन ऊर्जा का उतार चढ़ाव बहुत भयंकर था। दूर से देखने पर यह उग्र दिव्य ज्वाला की तरह लग रहा था। तीनों कंकाल जियाओ चेन को देखकर थोड़े हैरान थे। उन्हें एक हाथी ड्रेको दिखाई दे रहा था जो हरे रंग की दिव्य चमक के साथ जियाओ चेन के चारों ओर कुंडली मार रहा था और धमकी भरा इशारा कर रहा था। ये जीवन ऊर्जा को जबरदस्ती निगल रहा था और काट रहा था। हालांकि समय बीतने के साथ ड्रेको के हाथियों की रोशनी और छाया धीरे धीरे मंद हो गई। दूसरी ओर जियो चेन की त्वचा क्रिस्टल स्पष्ट प्रकाश से टिमटिमा रही थी। उसके पूरे व्यक्तित्व से निकलने वाली शक्ति पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। यह आधी रात तक चला। जियो चेन के शरीर के बाहर जलती हुई दिव्य ज्वाला आखिरकार शांत हो गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसकी अभिव्यक्ति और भी तीखी हो गई। ये वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। ड्रैगन की विशाल जीवन ऊर्जा उस शुद्ध ऊर्जा के साथ विलीन नहीं हुई जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से विकसित किया था। इसके विपरीत वे सभी सेंटर पैलेस एक्यू पॉइंट में एकत्र हुए और एक छोटे से प्रकाश बिंदु का निर्माण किया। एक और एक्यूपंक्चर बिंदु दिव्य हो गया। सेंटर पैलेस एक्यू पॉइंट छाती क्षेत्र के आसपास उरोस्थी के सबसे निचले हिस्से में स्थित है। इस समय सेंटर पैलेस एक्यू पॉइंट प्रकाश के एक शानदार बिंदु से भरा हुआ था। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से भरा नहीं था।
हाथी ड्रेको 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन का विरोध नहीं कर सका। उसने जो ड्रैगन अंडा दिया था उसमें निहित जीवन ऊर्जा भी तानाशाह ड्रैगन के ड्रैगन अंडे से अतुलनीय थी। इससे शातिर ड्रैगन के बीच अंतर स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। सौभाग्य से जियो चेन के पास अभी भी 2 और ड्रैगन अंडे थे। उसे यकीन था कि वह आज सेंटर पैलेस एक्यू पॉइंट को पूरी तरह से बदलने में सक्षम होगा। आज अपने एक्यू पॉइंट में विशाल ड्रैगन ऊर्जा को संघनित करने के बाद उसे पहले से कुछ अलग महसूस हुआ। जाहिर है उसकी अपनी जीवन ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। वो जीवन ऊर्जा की अवर्णनीय मात्रा महसूस कर सकता था। बिना ज्यादा सोचे समझे जियाओ चेन ने दूसरे ड्रैगन अंडे को चीर दिया। जीवन की चकाचौंध भरी चमक एक बार फिर जंगल के चारों ओर फैल गई। उग्र दिव्य ज्वाला की एक गांठ ने जियाओ चेन को अपने भीतर लपेट लिया। तीनों कंकालों की अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने भी क्रिस्टल पत्थरों की ऊर्जा खींचने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। दर्जनों उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल उनके आध्यात्मिक प्रकाश से कुचल गए, बहुरंगी रोशनी में परिष्कृत हो गए, जो धीरे धीरे उनके पूरे शरीर की हड्डियों में विलीन हो गए। उसके बाद ये फिर से उनके आध्यात्मिक प्रकाश में प्रवेश कर गया। उनका आध्यात्मिक प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा था। हड्डियों में धीरे धीरे चमक की कुछ और परतें आ रही थी। अध्याय 39 शक्ति में वृद्धि। सुबह की चमक पत्तियों और फूलों पर ओस की बूंदों की तरह चमक रही थी, जिससे वे क्रिस्टल के समान साफ मोती लग रहे थे। ताजी हवा बहुत ताजा थी। जियो चेन पहले से ही जाग चुका था। उसने आखिरकार दूसरे ड्रैगन अंडे में मौजूद विशाल ड्रैगन ऊर्जा को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया। उसकी छाती के सिरे पर स्थित सेंटर पैलेस एक्यू पॉइंट आखिरकार पूरी तरह से भर गया था। प्रकाश बिंदु और एक्यूपंक्चर बिंदु पूरी तरह से एक साथ जुड़ गए। अन्य एक्यूपंक्चर बिंदुओं की तुलना में ये रात के अंधेरे में एक लालटेन की तरह था। तीसरा एक्यू पॉइंट 2 एलिफेंट्स ड्रेको अंडों के योगदान के कारण परिवर्तित हो गया। इस समय जियाओ चेन को पहले से कुछ अलग महसूस हुआ। उसके शरीर से जीवन ऊर्जा बहुत ज्यादा शक्तिशाली और प्रचुर लग रही थी। उसके बाएं और दाएं पैर में शांग हिल एक्यू पॉइंट, उसकी छाती में सेंटर पैलेस एक्यू पॉइंट, ये तीनों एक्यू पॉइंट जीवन ऊर्जा के एक छोटे से निशान से एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे थे। अगर कोई बारीकी से निरीक्षण करता तो वह बहती हुई जीवन ऊर्जा के निशानों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। हालांकि वे इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। जियाओ चेन को बहुत खुशी हुई। भविष्य में किस तरह की असामान्यता होगी उसे नहीं पता था। हालांकि उसकी जीवन ऊर्जा अब प्रचुर और शक्तिशाली हो गई है। लाभ निश्चित रूप से बहुत बड़ा होगा। लोगों का कहना है कि बिल्लियों के 9 जीवन होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में जीवन ऊर्जा होती है। नतीजतन भले ही उन्हें कई बार गंभीर चोट लगी हो, फिर भी वे जीवित रह पाएंगी। जियाओ चेन ने 9 जीवन वाली अमर बिल्ली बनने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अगर उसे फिर से कोई चोट लगी तो उसका घायल शरीर जीवन ऊर्जा की प्रचुरता से ठीक हो जाएगा। ठीक होने की गति अनिवार्य रूप से बहुत तेज हो जाएगी। जैसे ही वह उठा, जियाओ चेन को लगा कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो गया है। इसके अलावा उसकी ताकत भी काफी बढ़ गई। अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को हल्के से हिलाकर उसने जंगल में कुछ छवियां छोड़ दी। दोनों हाथों की एक साधारण लहर से कुछ चमकदार प्रकाश ब्लेड बिखर गए। रास्ते में आने वाले सभी विशाल पेड़ बिना किसी प्रतिरोध के आधे में कट गए। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ सभी विशाल पेड़ नीचे गिर गए और जंगल की जमीन पर सपाट हो गए। हवा में मृत पत्ते घूम रहे थे। उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। बहुत लंबे समय के बाद ही जियो चेन आखिरकार शांत हुआ। रूपांतरित एक्यू पॉइंट्स उसकी कल्पना से परे लग रहे थे। इससे पहले वह केवल खुद को यह विश्वास दिलाने में सक्षम था कि उसकी क्षमता एक्सुविया की दूसरी खगोलीय परत के आसपास थी, या शायद तीसरी खगोलीय परत के आसपास। वह निश्चित नहीं हो सकता था, लेकिन अब उसे विश्वास है कि वह तीसरी या चौथी खगोलीय परत तक पहुंच गया है। जीवन ऊर्जा की प्रचुरता के अलावा उसे विश्वास है कि वह चौथी खगोलीय परत के स्तर के विशेषज्ञों या शायद उससे थोड़े अधिक शक्तिशाली विरोधियों को भी संभाल सकता है। जियो चेन बड़ी उम्मीद के साथ उस दिन का इंतजार कर रहा है जब सभी 365 एक्यू पॉइंट पूरी तरह से बदल जाएंगे। जंगल में बहुत सारे ऊंचे प्राचीन पेड़ जियाओ चेन द्वारा फैलाई गई चमकदार रोशनी की वजह से कट गए। हालांकि इतनी बड़ी गड़बड़ी के बावजूद तीनों कंकालों ने जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं की। किंगवांग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग ने आखिरी बचे ड्रैगन अंडे को घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे घबराकर कुछ देख रहे थे। जब से जियाओ चेन जागा था, वह अपने शरीर में हो रहे बदलावों का निरीक्षण करता रहा। उसने अपने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उसने तीनों कंकालों पर ध्यान नहीं दिया। केवल अब उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से वहां देखने के लिए चला गया। परिणाम ने उसे अचंभित कर दिया। तार के आकार का इंद्रधनुषी रंग का पवित्र वृक्ष जैस्पर जैसे ड्रैगन अंडे से जर्जमा चुका था। दिव्य चमक पानी की लहरों की तरह फैल रही थी। पौधे का तना पहले से भी ज्यादा मजबूत था। बड़ी स्याहीदार ज़ैड पत्ती काली चमक से चमक रही थी और वह छोटी क्रिस्टल साफ सफेद ज़ैड पत्ती बहुत बड़ी लग रही थी। कितना रहस्यमय पवित्र वृक्ष! ये वास्तव में ड्रैगन के अंडे के सार को अवशोषित करने में सक्षम था, जो ड्रैगन की विशाल जीवन ऊर्जा को परिष्कृत करने में सक्षम था। हरे रंग की चमक से चमकता हुआ अंडे का छिलका धीरे धीरे धुंधला होने लगा। फिर धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी। पॉप की आवाज के साथ अंडा आखिरकार छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अंडे में जीवन ऊर्जा में उतार चढ़ाव का जरा भी निशान नहीं पाया गया। सिर्फ एक चमकीला पीला तरल पदार्थ था जो जमीन पर बह रहा था। जियो चेन ने दोनों हाथों से दिव्य अंकुर को पकड़ लिया। ये वास्तव में एक रहस्यमय खजाना है। उसे ड्रैगन अंडे के खो जाने के बारे में बहुत बुरा नहीं लगा। तुम तीनों ने इसे ड्रैगन अंडे के ऊपर रखा। तीनों कंकालों ने एक साथ अपना सिर हिलाया। मैंने तुम लोगों को दोष नहीं दिया। इसके विपरीत तुम लोगों ने अच्छा काम किया।
किगुआंग वांग और अन्य लोगों ने अभी भी अपने सिर हिलाए, उनके जबड़े से चटकने की आवाजें निकल रही थी और वे अपने शरीर के पंजों से लगातार इशारे कर रहे थे। उन्होंने जियाओ चेन को ये समझाने के लिए बहुत प्रयास किया कि वे क्या कहना चाह रहे थे। छोटा पवित्र पेड़ वास्तव में ड्रैगन के अंडे पर अपने आप ही जड़ जमा चुका था। ये कैसे संभव है? यह अपने आप कैसे हिल सकता है? हालांकि तीनों कंकालों का झूठ बोलना असंभव था। ऐसा लगता है कि छोटा पवित्र पेड़ वास्तव में विशाल पेड़ से गिर गया और ड्रैगन अंडे से खुद ही चिपक गया। यह एक बहुत ही अजीब घटना थी। जियो चेन कुछ हद तक हैरान था। जियाओ चेन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसका शरीर बदल रहा था। प्रशिक्षण का सार मानव शरीर की बेड़ियों को लगातार तोड़ना, खुद का निरंतर परिवर्तन और उन्नति प्राप्त करना था। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। तीनों कंकाल भी दर्जनों उच्चतम गुणवत्ता वाले क्रिस्टल पत्थरों को परिष्कृत करने और प्रशिक्षण में सहायता के लिए छोटे पवित्र वृक्ष का उपयोग करने के बाद पहले की तुलना में अलग लग रहे थे। उनकी खोपड़ी में आध्यात्मिक प्रकाश थोड़ा उज्जवल हो गया। उनकी हड्डियों पर चमक के निशान पहले की तुलना में बहुत अधिक चिकने हो गए। वे अधिक से अधिक चमकदार होते जा रहे हैं। जियो चेन ने फैसला किया कि चाहे वो भविष्य में कितने भी क्रिस्टल स्टोन कमा ले, वो उन्हें तुरंत तीनों कंकालों को दे देगा ताकि वे लगातार रूपांतरित हो सके और उच्च विकास की ओर बढ़ सके। वो जो चाहता था वो अपने AQ पॉइंट को बदलना था, जिसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। एक साधारण क्रिस्टल स्टोन उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि वो ड्रैगन क्रिस्टल न हो, अन्यथा ये जलती हुई लकड़ी की गाड़ी पर रखे पानी के कप की तरह होगा। यह उसे कभी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। जब छोटे से पवित्र पेड़ ने एलिफेंट्स ड्रेको अंडे के भीतर के सार को अवशोषित कर लिया तो चारों ओर फैली 7 रंगों वाली चमक और भी जादुई हो गई। सफेद जेड पत्ती बहुत जल्द ही स्याहीदार जेड पत्ती जितनी बड़ी हो सकती है। दलदल की गहराई में दिव्य अंकुर को ध्यान से रखने और जैस्पर जैसे हाथी ड्रेको अंडे के छिलके के टुकड़ों को दफनाने के बाद जियो चेन और 3 कंकालों ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। उसे जल्द से जल्द झाओ लिनेर और बुलुओं के साथ समस्या का समाधान करना चाहिए। प्रस्थान के समय जियो चेन को अचानक रहस्यमय विशालकाय वानरों के समूह की याद आई। जब झाओ लिनेर को युवा गेंडा ने बचाया था तो उस 4 हाथ वाले लाल बंदर ने वानरों के एक समूह का नेतृत्व किया और उनका पीछा किया। शायद उन्हें उस जगह से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल सके। कुछ ही समय बाद जियाओ चेन और 3 कंकाल स्टोन फॉरेस्ट के आसपास दिखाई दिए जहां विशालकाय वानर रहते थे। अन्य क्षेत्रों के विपरीत ये स्थान बहुत शांत है। इस क्षेत्र में जानवरों की निरंतर दहाड़ नहीं सुनी जा सकती थी। स्टोन फॉरेस्ट के चारों ओर फूलों और पौधों की खुशबू हवा में फैल गई। पक्षियों का प्यारा गाना सुनने में सुखद था। स्टोन फॉरेस्ट के चारों ओर कई बैलें मुड़ी हुई थी। दहाड़, क्रोध की एक गर्जना फैल गई। एक 3 मीटर लंबा बुजुर्ग वानर पत्थर के जंगल से चमकता हुआ बाहर आया। यह जियाओ चेन और गिरोह की ओर दौड़ते हुए एक धीमी गड़गड़ाहट जारी रखता रहा। इसने जियाओ चेन के प्रति अत्यधिक शत्रुता को उजागर किया। विशाल वानरों का ये समूह कई दिनों से जियाओ चेन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में था। हालांकि एक वानर की मृत्यु के कारण उनका रिश्ता टूट गया। जियो चेन पहले से ही जानता था कि विशालकाय वानरों के इन समूह में बुद्धिमानी है। उसने धैर्यपूर्वक इशारा करके समझाया। वह चाहता था कि वे झाओ लिनेर के बारे में कोई सुराग दे सके। पत्थर के जंगल से युवा वानरों की चीखें फैल गईं। कुछ अपरिपक्व वानरों ने पत्थर के जंगल से छलांग लगा दी। उनके पीछे एक बुजुर्ग वानरा भी था। जाहिर है पूरी तरह से विकसित विशाल वानरों के आसपास नहीं थे। केवल 2 बुजुर्ग वानरों ने युवा वानरों की देखभाल की और उनके आवास की निगरानी की। ये बताना आसान था कि 2 बुजुर्ग वानरों में कुछ घबराहट थी। लगातार इशारों और बार बार समझाने से बुजुर्ग वानरों को कुछ हद तक समझ में आ गया कि जियाओ चेन क्या कहना चाह रहा था। उनमें से एक जंगल की गहराई में ऐसे कूदा जैसे कि वह उड़ रहा हो। वह दूसरे विशालकाय वानरों की तलाश में निकल पड़ा। कम से कम आधे घंटे बाद दूर से कई दर्जन लंबी चीखें सुनाई दी। लाल बंदर ने दर्जनों विशालकाय वानरों को यहाँ तक पहुँचाया और जियाओ चेन को घेर लिया। उनमें से हर एक लगातार गुर्रा रहा था। वे बहुत ही शत्रुतापूर्ण लग रहे थे। जियो चेन जानता था कि वह भविष्य में इस जगह पर नहीं आ सकता। पहले जो थोड़ी बहुत दोस्ती थी वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने बार बार समझाकर और लगातार अपने हाथों से इशारे करके उन तक पहुंचने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसने झाओ लिनेर और युवा गेंडा का चित्र भी जमीन पर बना दिया। लाल बंदर आखिरकार एक बुद्धिमान जानवर था। वह आखिरकार समझ गया और दूसरे वानरों पर झपट पड़ा। उसके बाद वह जियो चेन और तीनों कंकालों को प्राचीन आदिम जंगल की एक निश्चित दिशा की ओर ले गया। वह घने जंगल में सबसे पहले कूदकर निकल गया। द्वीप की गहराई में जाने के बजाय उन्हें पश्चिम की ओर ले जाया गया। कोई भी यह महसूस किए बिना नहीं रह सकता था कि लाल बंदर असाधारण था। उसका शरीर और हाथ अतुलनीय रूप से मजबूत थे। जियो चेन और 3 कंकालों के लिए लंबे समय तक शाखाओं और पत्तियों पर छलांग लगाना असंभव था। हालांकि कम से कम वे अभी भी जंगल में लाल बंदर के साथ रह सकते थे। उनके पीछे छूट जाने और लाल बंदर का पता न लगा पाने की संभावना नहीं थी। कुछ पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरने के बाद लाल बंदर आखिरकार रुक गया। बंदर ने आगे की पर्वत श्रृंखला में प्राचीन आदिम जंगल की ओर इशारा किया और कुछ गुर्राहटें निकाली। वह आगे नहीं बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने का क्षेत्र खतरों से भरा हुआ है। लाल बंदर भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अध्याय 40। सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जियो चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लाल बंदर के व्यवहार से लगता है कि इस मामले से निपटना आसान नहीं होगा। इस तरह का राक्षसी जानवर भी इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं करता। पर्वत श्रृंखला स्पष्ट रूप से एक दयालु भूमि नहीं है। दहाड़। लाल बंदर ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। फिर वो बिना पीछे मुड़े जंगल की गहराइयों की ओर चला गया। जियाओ चेन ने कुछ देर सोचा, फिर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने तीनों कंकालों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। 2 पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरने के बाद सामने से एक के बाद एक गहरी और धीमी जानवरों जैसी चीखें सुनाई दे रही थीं।
भले ही आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ये लोगों को बेहद खतरनाक दमनकारी एहसास कराती थी। घने झाड़ियों से गुजरने के बाद जियाओ चेन और तीनों कंकाल उन जानवरों जैसी चीखों के स्रोत की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें वास्तव में कुछ लाशें मिली जो कुछ अपरिचित चिकित्सकों की थीं। वे बेहद बुरी हालत में मरे थे, ऐसा लगता है कि उन्हें जिंदा चीर दिया गया था। ये देखना स्पष्ट था कि उन्हें बहुत पहले नहीं मारा गया था। जंगल में अभी भी खूनी धुंध छाई हुई है, खून की बदबू बेहद तीखी है। इस ड्रैगन द्वीप पर आने वाले लोगों की संख्या में स्पष्ट रूप से वृद्धि हो रही है। इन लोगों का सामना संभवतः एक क्रूर जानवर से हुआ था, लेकिन जैसे ही जियो चेन जानवरों की चीखों के उद्गम के करीब पहुंचा, एक पल पहले की उसकी अटकलें धराशायी हो गईं। उन अभ्यासियों को क्रूर जानवरों ने नहीं मारा था, उसके सामने अत्याचार अभी भी हो रहा था। उसने अपने सामने सच्चाई को स्पष्ट रूप से देखा। एक लंबा राक्षसी व्यक्ति इस समय जंगल में कत्लेआम कर रहा था। जैसे ही उसने अपना विशाल पंजा लहराया, चमकीला लाल खून बहने लगा। उसने नंगे हाथों से एक साधक के शरीर को चीर डाला। जिगर और अन्य आंतरिक अंग पूरी जमीन पर बिखर गए। खून हर जगह फैल गया। दृश्य बेहद क्रूर था। राक्षसी आकृति लंबी और राजसी थी। ये लगभग 3 मीटर लंबी थी। इसके पास भेड़िए जैसे कान थे। इसके अलावा इसमें एक लंबी और शक्तिशाली बाघ जैसी पूंछ भी थी। ये वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे जियो चेन पहले मिल चुका था। बर्बर जनजाति कैस का युवा विशेषज्ञ। हालांकि उसका शरीर और रूप रंग मनुष्य जैसा था, लेकिन इस समय वह ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ एक मानव आकार का जानवर हो। वह हृदयहीन और क्रूर था। उसकी आंखों से 2 डरावनी हरी रोशनी निकल रही थी। उसके द्वारा छोड़ी गई आभा जंगली जानवर जैसी ही थी। यहाँ फिर से एक दयनीय चीख फैली। कैओस अपनी पूरी ताकत से घूमा। उसकी लंबी और शक्तिशाली बाघ की पूंछ एक अतुलनीय रूप से तेज जादुई तलवार की तरह थी। इसने एक भयानक और मोहक चमक उत्सर्जित की। इसने वास्तव में उसके बगल में अंतिम अभ्यासी के शरीर को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। गर्जन। अराजकता ने एक गहरी और धीमी जानवर जैसी चीख निकाली। उसकी आंखों में भयावह हरी रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई। एक क्रूर जानवर का व्यक्तित्व धीरे धीरे फीका पड़ गया। बर्बर जनजाति का शक्तिशाली युवा विशेषज्ञ। उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं था। उसका क्रूर व्यक्तित्व कुछ हद तक डरावना था। उसे मानव आकार का जानवर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जंगल जनजाति का युवा विशेषज्ञ यालुओ दे, जो कैओस के साथ था, यहाँ से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वो शांत भाव से अपनी आंखों के सामने घटित हो रही हर चीज को देख रहा था। बाहर आओ। कैओस एक जंगली जानवर की तरह उत्सुक था। उसने अपना सिर घुमाया और एक पल में जियो चेन की दिशा में देखा। उसी समय जियाओ चेन और 3 कंकालों के पीछे की वनस्पति बेतहाशा नाच रही थी। कई बैलें बेतहाशा तेजी से बढ़ रही थीं, जिससे उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये स्पष्ट रूप से यालुओ डे की करतूत थी, जो वनस्पति को नियंत्रित करने में सक्षम था। क्या तुम हो? जियो चेन को खुद को प्रकट करते हुए देखकर कैओस ने अपने पूरे शरीर से एक खतरनाक जानवर जैसी आभा छोड़ी और पूछा, तुम हमारा पीछा कर रहे हो? नहीं, कृपया गलतफहमी न पालें। यालुओ दे ने अपनी नजर तीनों कंकालों पर केंद्रित की। हालांकि उसका शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी आभा कमजोर नहीं थी। उसने भारी आवाज में कहा, ये दरअसल मरे हुए जीव है। अरे! कैओस की आंखों में अशुभ चमक झिलमिला उठी। वो बड़े बड़े डग भरता हुआ आगे बढ़ा और लोगों को एक शक्तिशाली दमनकारी एहसास दिया। यालुओ दे पीछे नहीं रहा। वह जियाओ चेन की ओर बढ़ा और एक तटस्थ आवाज में बोला, जो जानलेवा इरादे से भरी थी, एक छोटे पक्षी को ड्रैगन के सामने नहीं फड़फड़ाना चाहिए, अन्यथा वे केवल आत्मविनाश का सामना करेंगे। उसके शरीर से एक हल्की हरी चमक निकली। उसके सामने की हरी वनस्पति अपने आप अलग हो गई, जिससे उसके लिए एक हरी सुरंग बन गई। भले ही उसका शरीर कमजोर है, लेकिन इस समय उसकी आभा अराजकता के बराबर है। उसने हत्या करने का इरादा दिखाया। ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसने जियाओ चेन की तुलना एक छोटी चिड़िया से की और खुद को एक विशाल ड्रैगन से। यह एक अहंकार है जो किसी के आत्मविश्वास से बनता है और एक तरह का अपमान भी है। जियाओ चेन गुस्से में था। हालांकि उसने केवल उनके हमलों को टाल दिया और बिना कुछ कहे चला गया। उसने पहले ही मान लिया था, अगर यालुओ डे और कैस अभी भी उसे रोकना चाहते हैं, तो उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बेलों की रुकावट को दरकिनार करते हुए जियो चेन और 3 कंकाल धीरे धीरे जंगल में गायब हो गए। कैओस ने पीछे से जियो चेन की आकृति को देखा। उसकी आंखें अभी भी जानवरों की चमक के साथ टिमटिमा रही थीं और कहा, वो वास्तव में बहुत कमजोर है। यालुओ दे ने जंगल को ध्यान से देखा। वो मंद मंद हंसा और बोला, वो अपनी शक्ति को दबा रहा है। अभी मुझे लगा कि उसकी क्षमता को बहुत कम नहीं माना जा सकता। हालांकि जो कोई भी ड्रैगन द्वीप में प्रवेश करता है, अगर वे हमारे गठबंधन से नहीं है, तो वे हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं। मैं किसी भी अप्रत्याशित तत्व को खत्म करने के लिए एक अच्छा कारण खोजना चाहता था, लेकिन वो वास्तव में चुपचाप सहने में सक्षम था। फिलहाल हम उसे छोड़ देंगे। यह मत कहो कि हमने बौद्ध यूजेन को कोई चेहरा नहीं दिया। क्या ऐसा है? मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बस मुझे उसे खत्म करने दो। कैओस का शरीर वाकई मजबूत था। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने उस जगह पर एक छवि छोड़ दी जहां वो खड़ा था। उसका लंबा शरीर आसमान में उड़ गया। उसने बंदर की तरह अपने विशाल हाथों से पेड़ की शाखाओं को पकड़ लिया और पलक झपकते ही उस प्राचीन पेड़ से गायब हो गया। जियाओ चेन ने खुद को सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर रखा था। अचानक उसे लगा कि एक खूंखार जानवर बिजली की गति से उसके पास आ रहा है। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने पाया कि उसके पीछे एक विशाल पेड़ की चोटी एक धमाकेदार आवाज के साथ टूट गई। वो एक लंबे सिलहुट के साथ नीचे गिर गया। जिस क्षण वो जमीन पर गिरा, उसके नीचे की शाखाएं तुरंत बिखर गई। कैस व्यावहारिक रूप से एक जंगली जानवर की तरह था। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। उसके रास्ते में आने वाले सभी पेड़ और शाखाएं उसके शरीर से कुचल दी गईं, जिससे पीली चमक निकल रही थी।
उसने खुद को एक राक्षसी बंदर की तरह जियो चेन पर फेंक दिया। वह व्यावहारिक रूप से एक मानव आकार का जानवर था। यदि स्थिति को टालना असंभव था तो एकमात्र विकल्प मौत तक लड़ना था। ये जियो चेन का मूल सिद्धांत और सिद्धांत है। उसने इस ड्रैगन द्वीप पर पहले से ही काफी दुश्मन बना लिए थे। वह जितना संभव हो सके दूसरों को नाराज करने से बचना चाहता था। हालांकि ऐसा लगता है कि यह सिर्फ उसकी अपनी इच्छा थी। ड्रैगन द्वीप पर हर व्यक्ति पैट्रिक ड्रैगन और सिंडिकेट ड्रैगन किंग के लिए लड़ रहा है। वे बिना किसी सवाल के एक दूसरे को मार देंगे। अगर कोई विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाना भी चाहे तो यह असंभव है। जब तक कोई ड्रैगन द्वीप पर है तब तक सामूहिक नरसंहार में फंसने से बचना असंभव है। जियो चेन पहले उन्हें अपमानित करने से बचना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह काया है। इसके विपरीत वह एक ऐसा आदमी है जो बिना पलक झपकाए मार सकता है। चूंकि दूसरा पक्ष इतना बलशाली है और उसने अपने दिल में जो अंतिम सीमा तय की है उसे पार कर गया है, इसलिए और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। या तो मार डालो या मारे जाओ।